जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं। जोहार हज़ारीबाग मानसून सत्र शुरू हो चुका है और मेरे साथ जयराम महतो है। अभी हैदराबाद से घूम के आए, उसके पहले नॉर्थ ईस्ट स्टेट घूम रहे थे। वहाँ का एक्सपीरियंस भी जानेंगे और यहाँ का एक्सपीरियंस भी जानेंगे। क्या बदलाव है वहाँ के सदन में भी आप गए तो इसी तरह से चप्पल पहन के ही चले गए। नॉर्थ ईस्ट से क्या सीखें? देखिए, हम लोग एक विधायक घूमने की सोच से नहीं जाते हैं। हम वहाँ के पकवानों का आनंद लेने के लिए, वहाँ के पोशाकों का माने के लिए नहीं जाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उस राज्य में क्या हमारे राज्य से बेहतर है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो सबसे पहला कि भाई वो जमीन दूसरा आदमी वहाँ नहीं ले सकता है। मैं बिल्कुल इसका कट्टर समर्थक हूँ। हमारे राज्य की विविधता गड़बड़ा रही है, हमारे राज्य की सांस्कृतिक पहचान धूमिल हो रही है, हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति धूमिल हो रही है। इसका कारण है कि कई राज्यों के लोग यहाँ आसानी से ज़मीन ले रहे हैं, आसानी से बस रहे हैं, आसानी से रह रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर नियम है आपके नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद अगर आप हैदराबाद की बात करें तो वहाँ हमारे बिल्कुल घर के बगल के हमारे प्रवासी मजदूर नहीं, प्रवासी नहीं हो, सबसे पहले हमारे घर के बगल के एक भाई कहें, हमारे बड़े भाई समान कहें, वहाँ के आईजी हैं। अच्छा, उनसे हमने घंटों बात की। तरसीब आलम इकबाल, तो इकबाल भाई से जब हमने बात की तो मैंने बताया कि अगर हम लोग झारखंड में इतनी रात को घूमते हैं तो कम से कम चौक चौराहे में बहुत सारे पुलिस देखते हैं, पेट्रोलिंग की व्यवस्था देखते हैं। आपके हैदराबाद में नहीं दिखी। बोला यहाँ चोरी डकैती छिनतई के मामले बहुत कम होते हैं, यानी पुलिसिंग वहाँ बेहतर। मैं बता रहा हूँ, मैं लगभग 12-2 बजे रात को वहाँ भ्रमण किया। चौक चौराहा में पुलिस की व्यवस्था बहुत कम थी। जिस प्रकार झारखंड में चौक चौराहा में पुलिस की व्यवस्था होती है, वहाँ बिल्कुल हैदराबाद में कम थी। यानी पुलिसिंग जो व्यवस्था थी बहुत ही फर्स्ट क्लास थी। फिर उनसे मैंने बात की कि चूंकि आप इतने बड़े पदाधिकारी हैं तो हैदराबाद में या फिर आपके तेलंगाना स्टेट में कौन सी पॉलिसियां बेहतर हैं। उन्होंने फिर एक एजुकेशन की एक पॉलिसी बताई कि उसके माध्यम से हम लोग किस प्रकार से बच्चों का फ़ी को माफ़ करते हैं। एजुकेशन में भी आज देख ले आप, तेलंगाना स्टेट्स की स्थिति बहुत बेहतर है, टॉप 5 में है। आप रोजगार में देखें तो वो IT हब के रूप में डेवलपमेंट हो चुका है। हमें लगता है बेंगलुरु का मुकाबले या फिर बेंगलुरु से आगे जा रहा है, तो वहाँ वो बेहतर हो चुके हैं। आप एजुकेशन में बेहतर हो चुके हैं, हेल्थ में बेहतर हो चुके हैं। और 2014 में बना है, यानी मात्र कितना 11 साल का स्टेट है। हम तो 25 साल का स्टेट है। हमसे वो कितना जूनियर है, कितना छोटा है। और दूसरा बात, कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं उसके पास, उसके बाद भी इतना ग्रोथ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लगातार प्रवासी मजदूर के मुद्दा उठा रहे हैं। आपके ही बगल में बगोदर में 5 जो मजदूर हैं अभी भी फंसे हुए हैं नाइजर में। दूसरा कि कुछ लोग जो है बाहर मृत्यु हो जाती है, लाने में बहुत देरी होती है। उसमें क्या फैज भाई, बहुत बड़ा लिस्ट है। जिस दिन हम प्रवासी पे बहस करेंगे, हम आसपास के तमाम जो हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, बोकारो के जो 4 जिले हैं, कोडरमा, इन 4-5 जिलों का हम डेटा लेके आएंगे सदन में कि विगत बिल्कुल बजट सत्र से लेकर आपका अभी मानसून सत्र तक इन 3 महीनों में नहीं करने से भी 30 से 50 के बीच प्रवासियों की मृत्यु हो चुकी है। और बहुत ही कम आयु में, उम्र 24 साल से 35 साल के मध्य, बहुत ही कम आयु में कम से कम 30 से 50 प्रवासियों की मृत्यु हुई है, जिसमें मैक्सिमम आपके बिशुनगढ़, डुमरी, नवाडी, बगोदर और कुछ हिस्सा राजधनवार कहिए, बिरनी कहिए, बरकट्ठा, इन क्षेत्रों का है। तो निसंदेह पूरे डेटा के साथ में जब प्रवासी पे मेरी बहस होगी, पूरे डेटा के साथ आऊँगा कि आज किस प्रकार से प्रवासियों की हालत है इस देश में, इस राज्य में। हमारे लोग किस प्रकार से वहाँ मैंने जिंदगी और मौत के बीच जाकर 2 पैसे कमाने गए हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या प्लान है रोकने का? पिछले बार मैंने सवाल किया था तो आपने कहा था कि ये केंद्र सरकार का मामला है। दोनों। लेकिन एज ए विधायक आपका क्या रोल होगा? एज ए विधायक आप क्या कर सकते हैं? एज ए विधायक आपके पास कोई फंड ही नहीं है। आपके पास 5 करोड़ जो आता है एक वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए, तो नली गली सड़क पुल पुलिया में खत्म हो जाता है। एज ए विधायक आपके पास 5 करोड़ है और हमारे प्रवास की संख्या 16 लाख 17 लाख है। एज ए विधायक अगर ईमानदारी से कहें तो प्रवास को आप नहीं रोक सकते हैं। एज ए गवर्नमेंट आपको प्रवास की समस्या को रोकना होगा। सरकार उस दिशा में कैसा सोचती है? फंड सरकार के पास है, योजनाएं सरकार के पास है, सिस्टम सरकार के पास है। उस सिस्टम को सरकार डेवलपमेंट कैसे करती है, वहां प्रवास की समस्याएं रुकेंगी। एक विधायक क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को अपने साथ रख सकता है 5000 रुपया देके, उससे प्रवास की समस्या का समाधान नहीं होगा। तो फिर अभी आप जो हैदराबाद गए हैं वहाँ पे तो बहुत लोग आस लगाए हुए होंगे कि जयराम जी मुझे वापस बुलाएंगे सरकार से फाइट करने के लिए। वो क्या कर रहे हैं? वो आस इसलिए लगाए कि जयराम जी का सरकार में कब आए ना, या वो अलग बात है। लेकिन आज वो विधायक भले वो भी जानते हैं कि सरकार से विधायक लड़ता है, विधायक बहस करता है। एक विधायक का योगदान होता है विधि बनाने में, एक विधायक का उस बहस का योगदान होता है। तो ये अपेक्षा लगाए हैं कि इस सत्र में जयराम जी सरकार से हमारे लिए बहस करेंगे, सरकार से हमारे लिए तर्क पर प्रस्तुत करेंगे, सरकार से जयराम जी हमारे लड़ेंगे। बिल्कुल। एक चीज़ और, आपने अभी जो अपना 75% जो दिया था कुछ छात्रों को, उस पर भी कई विवाद हुआ था कि इतना टेंट क्या लगाया। अच्छा, आज के डेट में बहुत सराहना हुआ है आपका, सराहना की। आज तक 25 वर्षों में किसी ने अपना निजी सैलरी थोड़ी दिया है। निजी सैलरी फैज भाई, IAS IPS की तनख्वाह नहीं है 1,60,000 रुपए।
और अगर हम सांसद ढूलू महतो होते हैं, विधायक मथुरा महतो होते हैं, हम सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी होते हैं और अगर डोनेट करते तो समझ में आता, वो मंत्री रह चुके हैं, कोई 3 बार विधायक, अभी सांसद, भाई भी विधायक, हम नया विधायक हैं, अभी कहाँ घर में पानी चू रहा है और 1,60,000 रुपया, यहाँ कलेजा बाहर आने वाला बात है। भी बिल्कुल कलेजा बाहर आने वाला था। IAS IPS की उतनी सैलरी नहीं होती, उतना हम डोनेट कर रहे हैं। तो इसको कंटिन्यू रखेंगे? बिल्कुल, ये कंटिन्यू है, वचन है। बिल्कुल। तो हम लोग बात कर रहे थे जयराम जी से, और सदन जो है चलेगा 7 तारीख तक, आपको बाकी अपडेट हम देते रहेंगे।